गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में आज हम करेंगे लोकसभा। सबसे पहले हम करेंगे इसकी भूमिका। सरकार का रूप कैसा भी क्यों ना हो, हर सरकार के मुख्य 3 कार्य होते हैं, अर्थात सरकार को 3 कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और न्याय करना। सरकार के ये तीनों कार्य 3 अलग अलग अंगों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। कानून बनाने वाले अंग को विधानपालिका कहा जाता है, कानूनों को लागू करने वाले अंग को कार्यपालिका तथा न्याय करने वाले अंग को न्यायपालिका का नाम दिया गया है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना है। यदि कानूनों का निर्माण नहीं होगा तो उन्हें लागू करने और न्याय करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कानून निर्माण का कार्य विधानपालिका द्वारा किया जाता है, परंतु संसार में विधानपालिका का एक ही नाम नहीं है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है। कहीं इसे संसद का नाम दिया गया है, यानी पार्लियामेंट, कहीं कांग्रेस कहते हैं, कहीं नेशनल असेंबली और कहीं पर फेडरल असेंबली, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, ड्यूमा आदि नामों से पुकारा गया है। ब्रिटेन की तरह भारत में विधानपालिका को संसद की संज्ञा दी गई है। भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, और भारत में जो संविधान है उसके ऊपर इंग्लैंड के संविधान का बहुत अधिक प्रभाव है। भारतीय संविधान के प्रावधानानुसार संघीय स्तर पर 2 सदनीय विधानपालिका की व्यवस्था की गई है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन तथा राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। अनुच्छेद 79 में अंकित किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिनको क्रमशः राज्यसभा, लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भारत की संसद में जो शामिल हैं वो हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें हम ये भी देखते हैं कि संसद जो है वो विश्व को अंग्रेज जाति की अनुपम देन है। इंग्लैंड में संसद की शुरुआत 1265 में हो गई थी, लेकिन सही अर्थ में वहाँ 1295 में पहली बार संसद अस्तित्व में आई थी, जिसे आदर्श संसद कहा गया। भारत के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 व भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनीय विधानपालिका की व्यवस्था की गई थी। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहा और इसीलिए भारतीय लोग ब्रिटिश शासन प्रथा से काफ़ी भली भांति प्रचलित थे, और यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए द्विसदनीय संसद की व्यवस्था की है। तो हम कर रहे हैं, जो 2 सदन हमारे हैं जिन्हें निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहा गया है, तो हम इसमें से आज करेंगे लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा की हम कर रहे हैं रचना, कंपोजिशन। के आरंभ में लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 500 निश्चित की गई थी, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 520 कर दी गई। 1963 में 525 कर दी गई। 1973 में 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे बढ़ाकर 545 कर दिया गया। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यह संख्या बढ़ाकर 550 कर दी गई। अनुच्छेद 81 धारा 1 के अनुसार 550 सदस्यों में अधिक से अधिक 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज से चुने जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह इस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी चुनाव विधि की। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया जाता है। मताधिकार पहले 21 वर्ष की आयु पर प्रदान किया जाता था और अब ये 18 वर्ष कर दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 83 द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है और सभी सदस्य एकल निर्वाचन
क्षेत्र के आधार पर चुने जाते हैं। हम बात करें सीटों के आवंटन के आधार की, तो पहले भारतीय संघ के राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाता था। सीटों की संख्या निर्धारित करते समय पिछली जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जो कि हुआ था, ये व्यवस्था कर दी गई कि 2001 की जनगणना तक राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटें आवंटित करने हेतु 1971 की जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लाए जाएंगे और 2026 तक लोकसभा व राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्य, जैसे कि बताया गया कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं और 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव किया जाता है और इसीलिए लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं कि प्रत्येक सदस्य कम से कम 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए इसकी संख्या के अनुपात में लोकसभा में कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 8वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस अवधि को अगले 10 वर्ष अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया था। 23वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस अवधि को 1980 तक और 45वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1990 तक, 62वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2000 तक और 79वें संशोधन अधिनियम 2010 तक और 95वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस अवधि को 2020 तक बढ़ा दिया गया है। हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं की, कि वर्तमान में जो लोकसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो क्रमशः हैं वो जितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें से हम ये देखते हैं कि जब हमने एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव करना है तो वो सदस्य किस प्रकार का होगा, उसमें कौन सी ऐसी योग्यताएं होगी जो भारतीय लोकसभा के लिए उम्मीदवार होगा, यानी उस उम्मीदवार में कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष की हो चुकी हो। तीसरे नंबर पर वह पागल, दिवालिया या अपराधी ना हो। और चौथे नंबर पर वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। पांचवें नंबर पर वह संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के तहत अयोग्य न ठहराया गया हो। 31 जुलाई 1996 को निर्मित कानून के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम 10 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। हम बात करें कि कुछ एक एग्जम्पशन भी हैं कि 18 मई 2006 को संसद ने अयोग्यताओं से सुरक्षा संशोधन विधेयक पारित करके 56 ऐसे पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया था जिस पर आसीन रहते हुए व्यक्ति संसद व राज्य विधान मंडल का चुनाव लड़ सकते थे, जैसे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उत्तर प्रदेश विकास परिषद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता मौलाना आजाद शिक्षण संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, अखिल भारतीय खेल परिषद, हल्दिया विकास प्राधिकरण इत्यादि। जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो 30 मई 2006 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति देने से इनकार करते हुए वापस कर दिया गया था। जब संसद ने 27 जुलाई 2006 को इस विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2006 को इसे अपनी स्वीकृति दे दी। तो इस प्रकार 56 पद लाभ के पद के दायरे से बाहर हो गए थे। हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की, टर्म ऑफ ऑफिस। लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, अर्थात लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया था, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही ऐसा कर सकता है, अपनी इच्छा से नहीं।
उदाहरण के लिए राष्ट्रपति ने 13 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार की सिफारिश पर 9वीं लोकसभा को भंग कर दिया था और इसी प्रकार राष्ट्रपति ने 26 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार की सिफारिश पर 12वीं लोकसभा को भंग कर दिया था। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति ये तय तब करता है जब उसे प्रधानमंत्री द्वारा परामर्श दिया जाए। यदि लोकसभा प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, किंतु एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के पश्चात कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। हम बात करें इसके अधिवेशन की। राष्ट्रपति द्वारा तब तक ये जो समय है ये बढ़ाया जा सकता है। हमने बात की कि ये अगर आपातकाल है तो 1 साल तक, और आपातकाल की समाप्ति के बाद ये जो है वो 6 महीने के पश्चात हम कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकते हैं। संविधान में व्यवस्था की गई है कि पिछले अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के मध्य 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ष में संसद के 2 अधिवेशन अनिवार्य हैं, परंतु सामान्य तय जो 2 अधिवेशन होते हैं राष्ट्रपति संसद का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। तो सामान्यतः 3 अधिवेशन होते हैं, शीतकालीन, मानसून तथा बजट अधिवेशन। हम बात करें गणपूर्ति की कि लोकसभा का अधिवेशन कब हो सकता है, कितने सदस्यों पर हो सकता है। तो संविधान के प्रावधान के अनुसार लोकसभा के हर अधिवेशन के लिए गणपूर्ति लोकसभा के कुल 10वां भाग निर्धारित की गई है। यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन अधिकारी सदन की कार्रवाई गणपूर्ति होने तक स्थगित कर सकता है। तो ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? आम चुनावों के पश्चात अपने प्रथम अधिवेशन में लोकसभा अपने एक सदस्य को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर चुनती है, यानी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष। 16वीं लोकसभा ने 4 जून 2014 को शुरू किए गए अपने प्रथम अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी की सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन को सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुना था और कुछ समय के पश्चात अन्ना डीएमके के नेता थम्बी दुरई को उपाध्यक्ष चुना था। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लेकर काफी समय से ये परंपरा चली आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल अथवा किसी भी जो गठबंधन की सरकार है उसका होगा, किंतु उपाध्यक्ष के पद पर किसी विरोधी दल के सदस्य को या विपक्षी दल के सदस्य को चुन लिया जाता है। तो ये लगातार ऐसा ही चलता जा रहा है। जैसे हम 15वीं लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस की सांसद मीरा कुमार और उपाध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी के करिया सांसद मुंडा का चुनाव किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं विरोधी दल के नेता को मान्यता। जो दल लोकसभा में बहुमत में आता है अथवा साझी सरकार में शामिल होते हैं वे सत्तारूढ़ दल तथा बाकी सभी राजनीतिक दल विरोधी दल कहलाते हैं। इन विपक्षी दल में जिस राजनीतिक दल के लोकसभा अथवा राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग सदस्य होते हैं तथा अन्य सभी दलों से अधिक सदस्य होते हैं उसे मुख्य रूप से विरोधी दल के रूप में मान्यता दी जाती है। भारतीय जो संसद है उसको लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए विरोधी दल के नेता को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी और विरोधी दल के जो मान्यता प्राप्त नेता होता है उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है, अर्थात उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमने लोकसभा की कंपोजिशन देखी। लोकसभा की कंपोजिशन में, रचना में हमने देखा कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है, इन सदस्यों के जो ये सीटें हैं जो हमने निर्धारित की हैं कि कौन कौन से सदस्य और कितने सदस्य होंगे, तो वो सीटें होती हैं। तो ये सीटें कितनी होंगी और किस प्रकार से इन सीटों का निर्धारण किया जाएगा। और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है, यानी सदस्यों का चुनाव। हमने देखा कि मतदाता की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। उसके बाद हमने लोकसभा के जो सदस्य
जो उम्मीदवार होते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा लाभ के पद के छूट कितने निर्धारित किए गए हैं, पीठासीन अधिकारी कैसे निर्वाचित किया जाता है, संसद का कार्यकाल यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना है, विरोधी दल के नेता को मान्यता किस प्रकार से दी गई है, कैसे दी गई है, इसे किस प्रकार की मान्यता है। हम इसमें एक दो चीजें हमने गणपूर्ति भी देखी कि कितने सदस्य, कितने प्रतिशत भाग जो है वो सदन में उपस्थित हों कि सदन की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा संसद सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार भी हैं कि जैसे कि संसद या इसकी किसी समिति में कही गई किसी बात के लिए संसद सदस्यों पर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, या संसद का अधिवेशन आरंभ होने से 40 दिन पूर्व या अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक संसद सदस्यों को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या फौजदारी मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देनी आवश्यक है। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार संसद के अधिवेशन के दौरान सदन की अनुमति के बिना किसी सदस्य को गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। सामूहिक रूप से भी संसद को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा हम एक और बात यहाँ पर देख लें कि संसद की सीटों का खाली होना किस प्रकार से होता है, वैकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ पार्लियामेंट। तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं कि लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संसद के किसी भी सदन की सीट खाली हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे किसी एक सदन की सीट का परित्याग करना होता है, और इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संसद अथवा किसी अन्य राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे राज्य विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा संसद में उसकी सीट खाली हो जाती है। अनुच्छेद 102 के तहत संसद किसी सदस्य को किसी आधार पर, जैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, अयोग्य घोषित कर देती है तो वो सीट भी खाली होती है। यदि कोई सदस्य संबंधित पीठासीन अधिकारी जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र दे देता है तो भी वो सीट खाली हो जाती है। यदि सदन की अनुमति के बिना कोई सदस्य 60 दिन से अधिक समय तक सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो भी लोकसभा या राज्यसभा की सीट को खाली मान लिया जाता है। नेक्स्ट जो शक्तियां हैं लोकसभा की या उसके कार्य हैं उनका हम अगले भाग में, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको समझेंगे। तब तक हम अपनी रिवीजन के लिए क्वेश्चन जो हमारा बनता है इस चैप्टर में से वो है कि जो आप रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन को लिखकर देखेंगे तो वो है कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन, टेन्योर, कोरम एंड अदर फीचर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल, अर्थात लोकसभा, कि लोकसभा की आप रचना, उसका कार्यकाल और उसकी गणपूर्ति और अन्य विशेषताएं उनका वर्णन करें। या सीधा सा हम एक ही लाइन में अगर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देखें तो वो है कि लोकसभा के रचना के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो स्टूडेंट्स, आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन, टेन्योर, कोरम एंड अदर फीचर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल, कि लोकसभा की आप रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। धन्यवाद।